वो डिपेंड करता है कि जो कॉइल है उसमें जो हमने तारे नापी, ये जो कॉइल है इसमें जो करंट पैदा कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, उतना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज कर सकता है उस मीडियम को। अगर कोई मीडियम नहीं तो कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई मीडियम है तो उतना बेहतर मैग्नेटाइज होगा। तो H इज इक्वल टू बेसिकली होता है N इंटू आई, ठीक है। बट फिलहाल हम H जान रहे हैं। सो H जैसे कि EMF होता था वैसे ही यहाँ ये काम करता है कि ये क्रिएट कर रहा है कॉज, बट फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम, मीडियम कौन सा है, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रेंथ अच्छा होगा उतना ही जो पोल स्ट्रेंथ है वो अच्छा होगा। पोल स्ट्रेंथ और मान लीजिए मूविंग मैग्नेट है या फिक्स मैग्नेट है, एक मैग्नेट 1 है, फिक्स मैग्नेट है, और पोल स्ट्रेंथ 2 है। जैसे आपने ग्रेविटी का पढ़ा होगा, न्यूटन का लॉ, F इज इक्वल टू G_m1m2/r²। G जो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, m जो था मास था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, m2 था सेकंड का, m1m2/r²। ठीक उसी तरह से यहाँ भी चलता है पोल का जो रिलेशन है कि जो इसके अंदर में जो फोर्स डेवलप होगा, यानी ये जो मैं कह रहा हूँ ना नॉर्थ और ये जो साउथ, तो ये पोल्स हैं। कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना अच्छा पोल स्ट्रेंथ होगा। तो ये पोल ही तो आपस में एक दूसरे को ठेल रहे हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई जो भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, एक बार डिस्टेंस बना दिया तो मैं कंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं कर रहा हूँ, यानी कि F जो है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है पोल स्ट्रेंथ के, ये प्रोडक्ट के। किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? प्रोडक्ट के। दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना, ऐसा नहीं कि एक में है एक में नहीं है तो होगा, दोनों मिला के दोनों में आ रहा है ना पावर। तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ जो है वो भागीदारी कर रहा है कि रिपल्सन कितना होगा, ठीक है। सो ये प्रोपोर्शनल मतलब जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इस पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली। सो चूंकि जो पोल स्ट्रेंथ है वो खुद डिपेंड कर रहा है कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो दोनों ही प्रोपोर्शनल है H के, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि F जो है प्रोपोर्शनल है H के स्क्वायर के। और H बता दिया N इंटू आई है, N इंटू आई है, यानी F प्रोपोर्शनल हो गया करंट के स्क्वायर के। H इज इक्वल टू N इंटू आई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। क्यों ये मैथमेटिक्स बताना जरूरी है? यहाँ से पता चलता है कि करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो, F जो होगा फिक्स्ड है, वही है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी मैग्नेटाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि करंट का डायरेक्शन उलट दूंगा तो मैग्नेटाइजेशन नहीं और डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं AC भेजूं या DC भेजूं, दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन होगा, यानी MI इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क कर सकता है फॉर बोथ AC एंड DC। तो ये मुझे मैथमेटिक्स बता रहा है। मैथ की उपयोगिता को समझिए कि इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन पहले मैंने दिमाग में किया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करता हूँ, ऐसा नहीं कि सारा कंस्ट्रक्शन करके फिर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वो फिल्मों में दिखाया जाता है कि हमेशा बना रहा होता है, फेल होता है। पहले कागज़ पे काम करता है, उसको पता होता है आसपास में कि ये वर्केबल है। सो कागज़ पे सोच लिया भाई कि ये, अब इसके लिए अरेंजमेंट कैसे करना है वो कंस्ट्रक्शन है। सो ये पता चल गया कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। F प्रोपोर्शनल टू आएगा करंट के स्क्वायर, तो करंट की दिशा पॉजिटिव है नेगेटिव, नहीं क्लॉकवाइज भेजूँ एंटी क्लॉकवाइज, यानी अल्टरनेटिव करंट अगर भेजूँ मैं AC तो भी टॉर्क सेम दिशा में ही पैदा होगा, यानी डिफ्लेक्शन किस दिशा सेम रहेगी। यानी MI टाइप इंस्ट्रूमेंट विल वर्क बोथ फॉर DC और AC, बट PMMC विल वर्क फॉर DC ओनली। तो फिर आपको अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, घर लैब में काम करना है, घर में दोनों नापना है, तो कौन सा खरीदेंगे? MI की PMMC, MI टाइप खरीदेंगे। पता चलेगा ये सस्ता भी मिल रहा है थोड़ा, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन यहाँ से कि ये जो है इट इज़ वर्किंग फॉर बोथ। हाँ बता देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, साफ सुथरा लिखता हूँ, वहाँ तक आ गया ना, यहाँ फिर से लिखता हूँ इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ पोल, दिस इज़ मैग्नेटिक पोल, तो इन दोनों का अपना पोल स्ट्रेंथ है।
जितना कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ज़्यादा, मतलब इसका पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छे से खींचेगा या ज़्यादा अच्छे से ठेलेगा। लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा हूँ तो वहाँ क्या हो रहा है कि जो भी करंट पैदा हो रहा है उसके कारण मैं एक्चुअली एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, NI प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। नाउ M1 M2 आर द पोल्स ऑफ दिस एंड दिस। नाउ M1 इज प्रोपोर्शनल टू H, क्योंकि सेम H दे रहा हूँ दोनों को ही, जो फिक्स्ड मैग्नेट है और जो मूविंग है दोनों ही पीस को मैं सेम H से लगा रहा हूँ, तो दोनों प्रोपोर्शनल टू H। चलो हो गया। अच्छा, जब इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ जाएगा तो रिपेल कर रहा है, रिपेल जो हो रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो है M1 M2 बाई जो डिस्टेंस है D का स्क्वायर, दोनों के बीच को, पोल के बीच का जो दूरी है D, ठीक है। बट D तो फिक्स है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि डिपेंडेंट किस पे है, मेरा जो डिज़ाइन है D तो फिक्स हो गया। सो इसका मतलब है कि F प्रोपोर्शनल टू है M1 और M2 के प्रोडक्ट, यानी दोनों पर। देखिए प्रोडक्ट मतलब होता है जब दोनों हो, बात समझिएगा। आपको पास होना है तो आप 5 सब्जेक्ट में पास होंगे, किसी एक में या सब में पास होना होगा। तो उसी तरह से अगर एक में भी 0 है तो फिर फोर्स डेवलप नहीं होगा। तो मैं दोनों चाहिए, जहाँ भी चीज़ डिपेंडेंट है दोनों के होने से वो प्रोडक्ट रूल बन जाता है। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सुना है तो एक सम रूल होता था, एक प्रोडक्ट रूल। सम रूल में क्या और चलेगा, आपको जॉब चाहिए, आपको टाटा पावर मिल जाए, मारुति मिल जाइए, जॉब मिल गई ना इधर में, तो वहाँ कोई एक काम होने से भी काम हो जाएगा, वहाँ प्लस चलेगा। जैसे वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, F प्लस एस क्यों नहीं है भाई? कह रहे वर्क डन होने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो F प्लस एल फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया F प्लस एस? कि मान लो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट नहीं तो भी कहेगा वर्क डन हो गया, नहीं हो पाएगा। फोर्स नहीं और डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क डन होगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें मजबूरी है F इंटू एस रखना कि भाई दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों में से एक भी 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल बनाया गया है कि जब कोई क्वांटिटी दोनों के होने से हो तो ये मैग्नेटिक जो ये फोर्स है दोनों के होने से होगा, इसलिए प्रोडक्ट रूल है। अब चूंकि ये प्रोपोर्शनल टू है तो हम यहाँ कह रहे हैं ये H इंटू ये H, यानी H का स्क्वायर। बट खुद H जो है वो N इंटू आई है, यानी हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर है, क्योंकि N तो कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट को नहीं रख रहा हूँ। नाउ दिस इज प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, मतलब कि I पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों में काम करेगा, डायरेक्शन कुछ भी हो। तो DC में तो सेम डायरेक्शन होता है, लेकिन AC में तो डायरेक्शन बदलते रहता है, बट टॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा। दैट्स व्हाई इट विल वर्क फॉर बोथ DC एंड AC, ठीक है। यहां तक हो गया। अब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू है ये फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि टॉर्क पैदा हो रहा है ना, हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हमने उसको बांध रखा है सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा, वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप दरवाजे के पल्ले को ठेलते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, आप फोर्स लगाते हैं। हैंडल वहाँ है, हैंडल को अगर बिल्कुल जहाँ पे वो कब्जा लगा हुआ है, जहाँ वो हिंज है, वहाँ से फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो आप जब फोर्स की दूरी बढ़ाते हैं तो आप F इंटू आर में से R बढ़ा कर देते हैं, तो ये टॉर्क बड़ा हो जाता है, तो ट्विस्टिंग फोर्स बढ़ जाता है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो टॉर्क पैदा कर रहा है, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू F एंड F इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, एंड देन टॉर्क इज इक्वल टू समथिंग इंटू थीटा, है ना, I थीटा, I अल्फा ऐसे करके। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू है I स्क्वायर। और थीटा क्या है? थीटा डिफ्लेक्शन, यानी मैं रीडिंग जो लूँगा। अब बात समझिएगा, जब मान लीजिए कि मैं थीटा कह रहा हूँ और I का रिश्ता बना रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ जब 1 एम्पियर का करंट है मान लीजिए, तो थीटा अगर थीटा है तो जब 2 एम्पियर का करंट आएगा तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, जो भी वैल्यू था, जो भी थीटा यहाँ था वहाँ 4 थीटा हो जाएगा। जब मैं 3 टाइम्स लगाऊंगा तो ये 9 थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एक मार्किंग करूँ, डिस्प्ले बनाऊँ, एक पॉइंटर लगा के डिस्प्ले बनाऊँ, तो जब 0 है तो 0 लगाया। अब मैं सोच रहा हूँ ठीक है 0 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दूँ, लेकिन 1 तो दिखाया यहाँ, अगला जो दिखाएगा 2 एम्पियर पे कहाँ दिखाएगा, इससे 4 टाइम्स आगे आ जाओ। 3 कहाँ दिखाएगा, 9 टाइम्स आगे आ जाओ। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलता हूँ, और 0 के बाद आप देखेंगे 1 यहाँ है, फिर 2 यहाँ है, फिर 3 यहाँ है, 4 और यहाँ है। सो यहाँ गैप बढ़ेगा, तो यहाँ कौन सा स्केल होगा, नॉन लीनियर स्केल होगा, मतलब इक्वल डिवीज़न नहीं होगा।
जो मार्किंग होगी MI टाइप में, ध्यान से देखना, नज़दीक में यहाँ पे ज़्यादा कट्स हैं और उसके बाद देखो 500 यहाँ पे आ गया, लेकिन 1000 इतने दूर पे है, 1500 यहाँ है। सो ये नॉन लीनियर स्केल है। MI का इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होगा वो सब नॉन लीनियर होगा, बराबर दूरी पे मार्किंग नहीं हो सकती है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि शुरू के क्वांटिटी बहुत नज़दीक होंगे, बाद के फिर वो दूरी होंगे, क्योंकि वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये दो कैरेक्टर जो है ये मैथ से ही पता चल जाएगा, इसलिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस इंजीनियर्स के लिए है। सारी बातें जो है वो मैथ के थ्रू कहेंगे। सो कुल मिलाकर के ये जो है वो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत उम्दा नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि देखो ये बेस्ट लेक्चर है MI का। दिस इज़ द वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट बट बेसिक फर्स्ट अगर बोल रहा हूँ तो उस पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो गया कि थोड़ा सा बेसिक बात हो गई, नहीं तो और अच्छी किताब में और डिटेल है, और अच्छे डायग्राम है, और भी बहुत सारी डिटेल बातें हैं। बट फिलहाल आपके लिए अगर मैं थोड़ा सिंपल वे में बात करूं तो दिस इज़ द सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ MI टाइप इंस्ट्रूमेंट। आपके एग्जाम में इतना काफ़ी है। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिख रहे हैं तो दिस मच इज़ एनफ। अच्छा डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा वर्किंग समझाइए, बताइए दिया कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इक्वेशन, ठीक है। बट अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो आपको इससे बेहतर बुक में जाना पड़ेगा। बहुत सारे डिटेल हैं, बहुत सारे कंडीशंस चेंज करके बहुत सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो इतने इन्फॉर्मेशन से नहीं कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बट दीज आर द फंडामेंटल्स। सो यहाँ शुरुआत हो जाएगी, थोड़ा वजन कम पड़ा आप पे। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो कि MI टाइप इंस्ट्रूमेंट AC/DC दोनों में काम कर रहा है। MI टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो मूविंग ये रिपल्सन टाइप वाला हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बोर्ड, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये मुझे इसमें दिखाना पड़ रहा है, इसमें जो सिस्टम है सारा पॉइंटर सिस्टम बना रहा है, कॉइल बना रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ आप गौर से देखेंगे इस साइड में, ठीक है, यहाँ नहीं, एल्युमिनियम, हाँ ये दिस इज़ योर मूविंग आयरन, दिस स्मॉल पीस ऑफ आयरन इज़ मूविंग आयरन, ठीक है। इसको अगर मैं इस ड्रम को ओपन करूँगा तो आपको इसमें अंदर जो खोल के दिखेगा ये पीस, इस पीस को जब आप खोलेगा ये इस कॉइल के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है आपका फिक्स्ड आयरन लगा हुआ है, ठीक है। सो जब आप इंस्ट्रूमेंट को खरीदिएगा मार्केट से, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और इसका पोस्टमार्टम करिएगा, पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन यू बिकम द सर्जन। सो ये आपका जो है वो डिफ्लेक्शन सिस्टम है, ये आपका जो है मैग्नेटिक सिस्टम है। ये जो कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल में ये इमर्स्ड है, इस कॉइल में ये अच्छे से इमर्स्ड है और इसमें रोटेट करेगा ये, ध्यान से, ठीक है। जब ये दो स्क्रू को आप खोल देंगे तो अब ये पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो आप देखेंगे एक पत्ती है, और आप बहुत गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा नहीं कैमरा में, एक्चुअली अलग से खोल के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक आपको आयरन पीस जो है वो दिखाई देगा। तो ये इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मैं अगर 10 बार भी ऐसे करके दिखाऊंगा ना, कैमरा में दिखाऊं या फिजिकली दिखाऊं, यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली एक्सेप्ट व्हाट इज़ इन द देयर। बट आप इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, आप इंस्ट्रूमेंट लाइए, उसको खोलिए, खोल के एक एक पार्ट को लेकिन सलीके से अलग करिए और उसको देखिए। जो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस पर सब अलग दिखाई दे रहा है, बट एक्सपीरियंस योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि प्लेट के पीछे डायरेक्टर बैठा हुआ है, पॉइंटर जो है वो एक्टर है, तो आपको डायरेक्टर बनना है। जब आप पीछे की तरफ जानते रहेंगे तब आप किसी अपने नीचे टेक्नीशियन को बता सकते हैं भाई कि इसमें ये चीज़ होता है, नहीं तो आपसे बेहतर जानेगा। तो आपका कोर्स नहीं कह रहा है कि आप इंस्ट्रूमेंट को ओपन करिए, बट मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ द पोस्टमार्टम ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट। उसमें से जो अफोर्डेबल है, ठीक है, वो आप करिए, ठीक है। डिस्प्ले जो हम दिखाएंगे उसमें सिर्फ क्या होगा, आपको बाहर से दिखा देंगे, दूर से कंस्ट्रक्शन दिख जाएगा, बट एक एक पीस को अलग करके देखिए। अच्छा इतना छोटा सा पीस है, अच्छा पॉइंटर इतना हल्का है, उसको ध्यान से नहीं लेंगे तो मुड़ जाएगा, दोबारा सीधा नहीं होगा। अच्छा स्प्रिंग जो इतना छोटा सा कंट्रोल, इतनी छोटे से स्प्रिंग है, बट स्पायरल स्प्रिंग है, ओके। तो स्पायरल स्प्रिंग कैसे कसेगा, कैसे लूज होगा, ठीक है। डैम्पिंग इतने छोटे से डब्बे में हो रहा है, अच्छा मूविंग कॉइल इतना है, फिक्स्ड आयरन इतनी सी पीस है, फाइन। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। सो आपको मैंने क्या काम दिया, आपको डैम्पिंग सिस्टम को एक बार